चलिए ध्यान देंगे। गुलाम वंश में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया को पढ़ा दिया गया है, और उसमें जो शेष बच रहे हैं उनके विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। जैसे रजिया के बाद जो सुल्तान बना उसका नाम मुइजुद्दीन बहराम शाह था। ये देखेंगे आप कि ये भी अजोग शासक था, ठीक ना। इसने क्या एक पद का गठन किया था, नायब मुमलकात पद का गठन किया, और वह उस पद पर आसीन जो सर्वप्रथम हुआ उसका नाम एतगिन था, और एतगिन को उस पद पर वो क्या किया, आसीन किया था, ठीक ना। और कोई इतिहास में इसका विशेष योगदान नहीं है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो है कि नहीं शासक बनता है गुलाम वंश का, और इसका समय 1242 से 1246 ईस्वी तक है। इसके समय में यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में यानी जो शक्ति थी वो 40 तुर्क अमीरों का जो दल था उनके हाथों में चला गया था, और अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को अमीर आखुर पद पर आसीन किया था, ठीक ना। ये भी अजोग हुआ। ये नासिरुद्दीन महमूद जो देख रहे हैं इसका समय 1246 से 1266 ईस्वी है। ये आपका अरे कमजोर चरित्र का था ये, ठीक ना। ये आपका टोपी सिल करके अपने जीवन का निर्वहन करता था, ठीक ना बाबू। इसी के समय में बलबन ने यानी इसको अपदस्थ करके गद्दी पर अधिकार कर लिया, ठीक ना। आप देखेंगे कि जो नासिरुद्दीन महमूद है इसी के समय में मिनहाजुद्दीन सिराज ने यानी तबकाते नासिरी की रचना की और नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था, और नासिरुद्दीन महमूद उसको काजी के पद पर नियुक्त किया था, ठीक ना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ किया था, नासिरुद्दीन महमूद के साथ ही बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया, और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को ओलू खां की उपहार दिया था, ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है। तो ये है इसका समय 1246 से 1266 ईस्वी। अब देखेंगे गियासुद्दीन बलबन, ये इसके विषय में आप जानेंगे। जैसे बलबन, गियासुद्दीन बलबन, देखिए बाबू, यानी बलबन का जो समय है ये आपका 1266 से 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी है, ठीक ना बाबू। अब देखिए जब गद्दी पर बैठता है तो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए इसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। यानी यह किस नीति को अपनाया था, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, ठीक ना बाबू। दूसरा पॉइंट, इसने कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कथन है, इसने कहा बलबन ने कि सुल्तान जो होता है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ठीक ना, प्रतिनिधि होता है। उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, ठीक ना, पैगंबर के पश्चात है। हम देखिए गद्दी पर बैठते ही उसने स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहा, ठीक ना। क्या कहा था अपने को, अफरासियाब का वंशज कहा था। और बलबन इलबरी तुर्क था, ये क्या था, इलबरी तुर्क जाति का था, तुर्क था, इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश की तरह बलबन भी इलबरी था, समझ में आया ना। अब देखेंगे स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहा, अफरासियाब का वंशज का।
और देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए हमारे अगर साहित्यिक स्रोत के रूप में देखा जाए तो ये अफरासियाब जो देख रहे हैं बाबू, अफरासियाब, इस वंश का वर्णन जो है शाहनामा में फिरदौसी ने किया है। समझ में रहा है ना? फिरदौसी अपनी रचना शाहनामा में इस वंश का उल्लेख किया है, अफरासियाब वंश का उल्लेख किया है, और उसी वंश का ये बलबन आपका था। समझ में रहा है ना? अब देखेंगे कि ये गद्दी पर बैठता है, अफरासियाब का वंशज घोषित करता है, और इसके द्वारा जो किए गए कार्य थे, जैसे इसने क्या किया था कि इसके समय में वजीर के का जो पद था वो महत्वहीन हो गया था, उसका महत्व घट गया था, और नायब के पद को समाप्त कर दिया था। ये क्या किया था? नायब को पद को समाप्त कर दिया था, और दरबार में इसने सिजदा और पैपोस प्रथा को लागू किया था। यानी सिजदा और पैपोस प्रथा जो है ईरानी प्रथा है, उसको अपने दरबार में इसने लागू किया। समझ में रहा है? उसके बाद ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव को मनाने का आदेश दिया था दरबार में। इसने क्या किया? अपने दरबार में ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव को मनाने का आदेश दिया। सबसे पहले तो ये जानिए कि सिजदा पैबोस क्या है। सिजदा पैबोस का मतलब जानते हैं क्या होता है? सिजदा का मतलब होता है यानी घुटने के बल, यानी सुल्तान के सामने घुटने के बल टेक करके अपने सिर के पगड़ी को उसके पैर पर रखना। और पैबोस का मतलब होता है उस पगड़ी को उठा करके पुनः अपने सिर पर रखना, वो पैबोस कहा जाता है। ठीक ना? तो ये ईरानी प्रथा था, उसको लागू किया था। ठीक ना? अब देखेंगे कि इसने दो विभागों का गठन किया था, जैसे दीवाने बिजारत विभाग का और दीवाने अर्ज विभाग का गठन किया था। यानी दीवाने अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग, यानी सैन्य विभाग का गठन किया था। प्रांत में ये सैन्य विभाग का गठन किया था। और दीवाने बिजारत का मतलब होता है वित्त विभाग, राजस्व विभाग, यानी दीवाने बिजारत विभाग का भी गठन इसने किया था। समझ में रहा है? और ये आपका तो बलबन से ये प्रश्न, तुर्कान छेलगानी जो व्यवस्था थी उसका अंत किया, उसका दमन किया था। यानी इल्तुतमिश ने जो तुर्कान छेलगानी का गठन किया था, बलबन ने उसको क्या किया था? दमन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया था। समझ में रहा है? अब देखेंगे इसके बाद इसका निधन 1286 में हो जाता है। अब देखिए यानी इसी के दरबार से अमीर खुसरो और अमीर हसन अपने साहित्यिक जीवन को शुरुआत करते हैं। ठीक ना? अमीर हसन और अमीर खुसरो का आप लोग नाम जानते होंगे। अमीर खुसरो को भारत का तोतिए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है, हाँ? और अमीर हसन को भारत का सादी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों अपने साहित्यिक जीवन को कहाँ से शुरू किए थे? बलबन के समय से ही शुरू किए थे। ठीक ना? तो आपका इसके बाद 1286 में मर गया। उसके बाद आपके इस गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स और कैकुबाद और कैमूर्स हुए। समझ रहे? अरे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स। तो ये आपके पॉइंट है। तो बलबन के विषय में जो विशेष पॉइंट है उसको आप देख लेंगे। यानी लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। हाँ, वह इलबरी तुर्क था, स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहा था। ठीक ना? अब देखेंगे उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको मैं लिख, मिटा दें इसको। अब इसका कार्य जो है देख लेंगे। ठीक ना बाबू? कार्य में क्या किया इसने? नायब के पद को समाप्त कर दिया, नायब के पद को समाप्त कर दिया। ठीक ना बाबू? दूसरा कार्य देखिए, वजीर का महत्व घट गया। महत्व घट गया। बलबन ने
दीवान विजारत विभाग का गठन किया। क्या किया था? दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत यानी राजस्व विभाग का गठन किया। राजस्व विभाग का गठन किया। ठीक ना? अगला पॉइंट, बलबन ने दीवान ए अर्ज विभाग का गठन किया। दीवान ए अर्ज विभाग का यानी सैन्य विभाग का गठन किया। सैन्य विभाग का गठन किया। ठीक ना? अब देखेंगे बलबन अपने दरबार में, अगला पॉइंट देख लेंगे, सिजदा और पैबोस प्रथा को लागू किया। सिजदा और पैबोस प्रथा को लागू किया। ठीक ना? लागू किया। अगला पॉइंट, उसने ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव को दरबार में मनाने का आदेश दिया। ठीक ना? अगला पॉइंट, यानी तुर्कान चिहलगानी का दमन किया। यानी 40 तुर्क अमीरों का जो दल था उसका दमन कर दिया। ठीक ना? यानी तुर्कान ए चिहलगानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब देखिए, इसी के समय में 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तुगरिल का विद्रोह किसके समय पर हुआ था? तो नोट में यहाँ लिख लेंगे, बलबन के समय में ही 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। ठीक ना? ठीक ना? दूसरा पॉइंट, गुलाम वंश का अंतिम शासक, कैकुबाद। देखिए, कभी कभी अंतिम शासक के रूप में कैकुबाद तक ही देता है विकल्प में, तो कैकुबाद हो जाता है। यदि कैमूर्स कैकुबाद दोनों दे देगा तो लगा देंगे कैमूर्स और कैमूर्स। इस पर ध्यान दीजिएगा, कैकुबाद कैमूर्स दोनों रहेगा। अगर प्रश्न बन जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था और कैकुबाद कैमूर्स दोनों हैं, तो कैमूर्स लगाइएगा। ठीक ना? अंतिम शासक है। तो आपका गुलाम वंश समाप्त हो गया। फिर आगे देखेंगे क्या? खिलजी वंश। बात यहीं रहने दीजिए। ठीक ना?